हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पैट के द्वारा जो है ना पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में, ठीक है ना, सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो बुक है करना चक्र की है, ठीक है ना। तो यूपी ट्रिपल एस सी आयोग के द्वारा जो एग्ज़ाम कराए जाते हैं करना चक्र के बारे में वही आपको पता ही होगा, ठीक है ना। उन सभी एग्ज़ाम का अध्यायवार जो है इसमें डिस्कशन किया गया है। सामान्य अध्ययन है, ठीक है ना, और आपका विज्ञान है, तर्क शक्ति है, ग्राफ है, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी। सामान्य अध्ययन में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, पैट में अच्छा स्कोर किया तो आपको पता ही होगा, इसमें ये कवर कराएंगे, ठीक है ना। और इसके साथ जो है ना सामान्य विज्ञान, हिंदी कराएंगे और अंग्रेजी। ये जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन और जो है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग वाले प्रश्न वहाँ पे थोड़ा लिखना होता है, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो पाएंगी, ठीक है। खैर, इसमें जो बात करेंगे सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपने देखा होगा INM, ठीक है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में। तो जो अभी लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने को हुआ, ठीक है ना, उसमें हिस्ट्री में आपके 5 नंबर कवर कराए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वीडियो देख लेना प्लस जो ना लूसेंट पढ़ लेना, इतने से आपके 5 नंबर 100% कवर हो जाएंगे। पहला प्रश्न जो है और यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। देखो, स्वदेशी आंदोलन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्वदेशी आंदोलन के पीछे की कहानी क्या थी। 1905 में जो है आपका सभी को पता होगा बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन जो है 2 भागों में बट गया था, एक ईस्ट बंगाल और एक जो है वेस्ट बंगाल के नाम से, ठीक है ना। एक में जो है ना आपका मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और एक पार्ट में जो हिंदी बहुल क्षेत्र था, ठीक है। और ये किया गया था कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और ये घटना है 1905 की। इसके विरोध में, ठीक है ना, जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा की तो वहाँ के जो लोग थे यानी कि वहाँ के लोकल के लोग थे, उन्होंने जो है बंगाल विभाजन का विरोध किया था कि बंगाल विभाजन नहीं करना है, इससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में तुम्हारी जो है ना एकता में फूट डल जाएगी। तो ये सब कारण थे, ठीक है ना। और उसके बाद एक आंदोलन चला था, जिसे आंदोलन दिया था स्वदेशी आंदोलन का नाम दिया था, ठीक। अब स्वदेशी आंदोलन में घटना क्या घटी थी, देखो, अंग्रेज़ों के जो भी वस्त्र थे, इंडस्ट्री थी स्पेशली कपड़ों की, तो वो है जो है ना लोगों ने जला दी थी। इसका जो कपड़े जलाए थे, ठीक है ना, इसका समर्थन किया था महात्मा गांधी ने, और इसी चीज़ का जो विरोध किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेज़ों के साथ जो है यही सर्वोत्तम व्यवहार है, और तुम्हारा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है ना, अंग्रेज़ों के कपड़े जलाने से, ठीक है ना, या यूँ कहें कि अंग्रेज़ों के जो है इंडस्ट्री जलाने से अंग्रेज़ जो यहाँ से नहीं जा सकते हैं, यानी कि ये एक बेस्ट वे नहीं है कि अंग्रेज़ों को भगाने का, ठीक है ना। ये सब वहाँ उस टाइम की घटना घटी थी। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके पीछे का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, ठीक है। यहाँ पे बाकी देख लेते हैं कि 1905 में जो है आपका बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना, विभाजित करने का निर्णय लिया गया, तो उसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन को जो है शुरू किया गया था। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल को 2 भागों में बांट गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इस समय जो वायसराय या जो क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल था, वो था आपका लॉर्ड कर्जन। अरे यार, नेक्स्ट प्रश्न जो है ये आपका है, बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान जो है तिरंगा झंडा जिसका लाल, हरा और पीला कलर था, यानी 3 कलर का था, इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है ना। कब किया गया था, तो ये किया गया था वही बंगाल विभाजन के बाद जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उस दौरान, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ठीक है, एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया, या यूँ कहें कि डिजाइन किया गया था, जिसमें लाल रंग, हरा रंग और पीला रंग, ठीक है, रंग थे। और अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल, ये भी इम्पोर्टेंट प्लेस है, कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का जो आयोजन किया गया था, जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई थी। औपचारिक का मतलब है एक तरह से ऑफिशियल घोषणा की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है ना, सॉरी, जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन
अच्छा सॉरी, जो इंडियन क्रांतिकारी थे उनके द्वारा ऑफिशियल रूप से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन और राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया गया था। यहाँ पे एक वर्ड आता है, दैट इज आपका ये रहा राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना कब की गई थी, आप सभी को पता होगा, याद दिला देता हूँ, 1885 में स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसमें जो है जो स्थापना की गई थी 1885 ईस्वी में, ठीक है। और लॉर्ड जो A.O. ह्यूम थे, ठीक है ना, इनके द्वारा जो है A.O. ह्यूम के द्वारा आपका स्थापना की गई थी। ठीक, बहुत सारे फैक्ट हैं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल के विभाजन ने जो पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, यानी कि नाराज कर दिया था। और जो डेल्टा आंध्र, ठीक है ना, जिसमें आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और इसे जो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका वंदे मातरम आंदोलन के नाम से, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बंगाल के जो है विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था, ठीक है, नाराज कर दिया था। पूरे शुरुआत में तो भाई बंगाल क्षेत्र के लोग थे, जैसे जैसे इस घटना के बारे में पूरे भारत को पता चला तो भारत के पूरे देश के लोग जो है ना नाराज हो गए, यानी कहीं ना कहीं इन्होंने बंगाल विभाजन का जो है विरोध किया था, ठीक। और जो है डेल्टा आंध्र, यानी आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था और इसी को जो है वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखो ये बात शब्द है डेल्टा आंध्र, और आंध्र के वो डेल्टा क्षेत्र में आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा क्षेत्र था उसमें एक आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के जो ना अगेंस्ट। तो उसी आंदोलन का नाम दिया गया था क्या, वंदे मातरम आंदोलन, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 28 दिसंबर 1885 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसको हम INC के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना जो गोपाल दास तेजपाल इस संस्कृत स्कूल के जो डैश परिवार में हुई थी। स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपको सभी को पता है, बम्बई में स्थापना हुई थी, ठीक है ना। स्कूल या कॉलेज का नाम था गोपाल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, ठीक है। शुरुआत में इसकी जो है ना ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो पुणे में जो है होनी थी, लेकिन वहाँ पे कुछ प्लेग बीमारी फैल गई थी जिसके कारण वहाँ से कैंसिल करा के ये जो स्थापना है ये हुई थी आपकी बम्बई में। बम्बई का जो स्थान है वो है आपका गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल, और ये अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापना की गई थी स्पेशली। और जो संस्थापक थे वे आपके A.O. ह्यूम, ठीक है। और आपके नेक्स्ट यहाँ पे फैक्ट देख लेते हैं। 1884 ईस्वी में एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था A.O. ह्यूम ने इनके प्रयत्नों के बाद जो इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की गई थी। शुरुआत में इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ, ठीक है। और इस जो है यूनियन यानी कि संघ ने पुणे में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया था, लेकिन जो है पुणे में हैजा रोग फैल गया था जिसके कारण जो है यह सम्मेलन बम्बई में आयोजित किया गया था। आगे बात करें 28 से 30 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल बम्बई में जो है इंडियन नेशनल यूनियन की जो है स्थापना की गई थी, या यूँ कहें इसका पहला अधिवेशन किया गया था। आगे बात की जा रही है इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के जो है सुझाव पर, ठीक है ना, इस संगठन का नाम बदल दिया गया था और फिर कर दिया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले संघ था फिर बाद में कांग्रेस हो गया, ठीक है ना। आगे बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इन्हीं को बोलते हैं A.O. ह्यूम, ठीक है ना। सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड थे, अंग्रेजी ICS अधिकारी थे। उस समय जो है ना ICS अधिकारी बोलते थे और आज के IAS अधिकारी, ठीक है ना। ने वर्ष डैश में जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। तो यह स्थापना देखो 1884 में की गई थी यहाँ पे, और हालांकि ऑफिशियल रूप से स्थापना की गई थी 1885 में, ठीक है, 1885 में। नेक्स्ट कह रहा है भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा जो कब ग्रहण किया गया था, ठीक है। तो इसका सभी को आंसर पता है। देखो राष्ट्रगान याद रखना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत
गान और गीत दोनों को एक ही दिन को जो है एक्सेप्ट किया गया था, ग्रहण किया गया था, वो है 24 जनवरी 1950 को। यानी कि देश जो गणतंत्र हुआ उससे 2 दिन पहले 24 तारीख को जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को जो है यहाँ पे सम्मिलित किया गया था या ग्रहण किया गया था, और 25 तारीख के बाद 26 तारीख को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो डेट और महीना बाकी सेम है, लेकिन चेंज है केवल डेट है। ठीक है ना, ईयर और महीना चेंज सेम है। यहाँ पे देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। ठीक है ना, और इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी। और जन गण मन जो है सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसमें गाया गया था। और इस गाने में करीब जो 52 सेकंड लगते हैं। और भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा के द्वारा जो 24 जनवरी 1950 को जो है ग्रहण किया गया था। तो इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है ना, और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, सबसे पहले गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, और 52 सेकंड लगते हैं इसको गाने में। और बाद में जो है संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। जितना भी पढ़ा वो सारा स्कैन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जन गण मन। क्या? जन गण मन जो भारत का एक राष्ट्रगान है और सर्वप्रथम जो कब गाया गया था? ठीक है, तो इसको गाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम कब और जो है कहाँ पे गाया गया था? कब और कहाँ पे गाया था सबसे पहले? ठीक है, तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और कलकत्ता में क्या हुआ था उस समय, जो कोई राजा या रानी इंग्लैंड से आया था, ठीक है ना, उनके जो है सम्मान समारोह में ये पहली बार गाया गया था। ठीक है, कब? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। ठीक है, और उस समय राजधानी इंडिया की कलकत्ता थी, बाद में दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ, या यूँ कहें यहाँ पे लखनऊ समझौता है। 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद जो कांग्रेस ने क्या किया था? तो कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन कर लिया था। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में सूरत अधिवेशन में झगड़ा हुआ था। एक दूसरे की सूरत देखना भी एकदम से दुश्वार थे, मतलब दुश्मन हो गए। तो दुश्मन की सूरत कौन देखेगा? कोई नहीं देखना पसंद करेगा। 1907 में, ठीक है, और फिर 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन के दौरान, ठीक है, इन दोनों में आपस में फिर दोबारा से दोस्ती हो गई थी। इसको याद कैसे करना है? देखो छोटी सी ट्रिक समझ में आ रही है। 1907 में, साथ में याद कर लो, साथ साथ रहना नहीं है, यानी कि एक दूसरे की सूरत नहीं देखनी है, नहीं देखनी है। ठीक है, फिर आया 1916। अब इसी 7 को हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, एक हो गया और एक जो है 6 हो गया। तो ये 6 और 1 7 होता है। तो ये हुआ था आपका लखनऊ अधिवेशन। एक मिनट, ये हुआ था लखनऊ अधिवेशन। और लखनऊ अधिवेशन में जो है ना एक दूसरे दोबारा से दोस्त हो गए। ठीक, तो शुरुआत में सूरत, गुजरात में सूरत हुआ था, और सूरत भी देखना पसंद नहीं थी। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। और नेक्स्ट 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसमें जो है इनमें गठबंधन हो गया था। आगे बात की जा रही है वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन या लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद जो है कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ जो है गठबंधन कर लिया था। पहले झगड़ा किया, फिर बाद में जो एक हो गए, यानी कि दोस्ती हो गई। ठीक है ना, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, और लखनऊ में जो भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के नरम दल और जो गरम दल एक साथ आ गए थे, यानी कि इन दोनों में जो है आपस में दुश्मनी खत्म करके और दोस्त बन गए थे, और जिसके लिए जो है तिलक एवं एनी बेसेंट ने अथक प्रयास किए थे। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट, ठीक है ना, के प्रयास से जो है गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। ठीक, कब हो गए थे? 1916 में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, और इसी अधिवेशन में गरम दल और जो है नरम दल दोबारा से एक हो गए थे। ठीक है, और ये जो एक हुए थे इसके पीछे कौन थे? एक मेल और एक फीमेल। ठीक है ना, कौन थे? एक आपके
एनी बेसेंट और एक थे आपके तिलक। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देखो एनी ने, याद रखना, एनी ने जैसे ही तिलक लगाया और गर्म दल और नरम दल दोनों एक हो गए। ठीक है ना, कब? 1916 में लखनऊ समझौता के दौरान। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके अंबिकाचरण मजूमदार। ठीक है, बस इतना याद कर लो, काफ़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, दिसंबर 1916 में जो है दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में डैश संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था। ठीक है, तो 1916 में, दिसंबर 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है ना, और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो है एक आपका समझौता हुआ था। देखो ऊपर वाला प्रश्न आप देख रहे होंगे, इससे ऊपर वाला प्रश्न था, उसमें गर्म दल और नरम दल 1916 में एक हुए थे। ठीक है ना, और ये एक कराए थे आपके एनी बेसेंट और तिलक ने। ठीक है, ध्यान से सुनना। और दिसंबर 1916 में उसी वाले लखनऊ अधिवेशन में यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो है ना मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हुआ है। यानी कि ये कह सकते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दो समझौता हुए थे, एक नरम दल और एक गर्म दल के बीच। ठीक है, और एक दूसरा हुआ था आपका मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच, दो समझौता हुए थे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इनको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं, और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, इसको हम बोलते हैं AIML के नाम से। ठीक है ना, तो ने जो है प्रसिद्ध डैश के माध्यम से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का जो है फैसला किया था। तो ये कब किया था? ये भी सेम ही डेट है। ठीक है ना, ये भी आपका है वही दिसंबर 1916 लखनऊ समझौता के दौरान जो दोनों एक हो गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था, और इस अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट के माध्यम से जो है ना अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि लखनऊ पैक्ट का संबंध है, तो लखनऊ पैक्ट का संबंध है लखनऊ अधिवेशन से, या यूँ कह सकते हैं मुस्लिम लीग और जो है तुम्हारा कांग्रेस के मध्य जो समझौता हुआ था उसके। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है महात्मा गांधी के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों में जो है अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात की जा रही है एक, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। तो केवल एक अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, 1924 में बने थे, बेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन में जो है अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी केवल एक बार जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में बेलगांव कर्नाटक में। बस इतना यहाँ पे प्रश्न है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे कह रहा है महात्मा गांधी ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो निम्नलिखित सत्रों में जो है किसकी अध्यक्षता की थी। तो ये वही है बेलगांव अधिवेशन कर्नाटका 1924 में महात्मा गांधी केवल एक बार अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष में अध्यक्ष बने थे। तो ये प्रश्न है 1924 में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था वो है आपका लाहौर। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है दोबारा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन का जो है स्थान बताइए जहाँ पर यानी कि पूर्ण स्वराज का अंतिम लक्ष्य हो, यानी कि ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने जो एक तरह से नारा दिया था कि अंतिम लक्ष्य, उनकी क्रांति का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य है, यानी कि हमें पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता चाहिए। तो ये आपका है लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और यहाँ पे जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका 1929 में, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, और इसी में अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य या मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी आपकी जवाहरलाल नेहरू ने। एक लाहौर अधिवेशन है, ठीक है ना, इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू, और ये हुआ था आपका 1929 में। एक आपका कराची अधिवेशन है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, दोनों पाकिस्तान में आज की डेट में, और ये कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे आपके
सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, आगे प्रश्न कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने जो है डैश वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। सुभाष चंद्र बोस जो कब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो ये बने थे 1938 में। सभी को पता है करीब करीब जिन्होंने जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है। और यहाँ पे देखो बात की जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1938 में हरिपुरा में जो है बने थे। ठीक है ना। और आगे कह रहा है फिर नेक्स्ट ईयर 1938 के बाद नेक्स्ट ईयर 1939 में 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी वह अध्यक्ष चुन लिए गए थे, यानी कि अध्यक्ष बन गए थे। और कुछ मतभेदों के चलते उन्होंने यहाँ से जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर कहानी क्या थी वो देख लो। देखो 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे, सभी को पता है, हरिपुरा अधिवेशन था। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट ईयर जब 1939 में दोबारा जो है हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, एक तरफ थे तो सुभाष चंद्र बोस थे, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे और एक तरफ थे महात्मा गांधी। ध्यान से सुनना, महात्मा गांधी थे। लेकिन महात्मा गांधी खुद नहीं लड़े थे। जब महात्मा गांधी की तरफ से एक व्यक्ति था, महात्मा गांधी ने उस व्यक्ति को जो है लड़वाया था, यानी कि अध्यक्ष पे पद पे लड़वाया था। तो वो थे कुछ सिद्धरमैया के नाम से उनका नाम है, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ठीक है। और भाई साहब हुआ क्या था कि सुभाष चंद्र बोस जीत गए। सुभाष चंद्र बोस जैसे ही जीते और महात्मा गांधी को खुजली हो गई। ठीक है, अरे भाई हमारा कैंडिडेट हार गया, हम इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, हालांकि यहाँ पे हार किसकी हुई थी, सिद्धरमैया को। लेकिन महात्मा गांधी को एक तरह से कह सकते हैं बुरा लगा, या ये कह सकते हैं कि ईर्ष्या, जो भी रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि महात्मा गांधी का यहाँ पे क्या था, आपका कैंडिडेट था। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कहानी बनी थी। तो यहाँ झगड़ा हो गया था। झगड़े का मतलब, ठीक है, आपसी विवाद हो गया। देखो सिंपल है, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है ना और वह अपने कैंडिडेट को उतारे, ठीक है, जैसे मान लो मोदी जी, ठीक है, मोदी जी किसी अपने कैंडिडेट को उतारे वाराणसी सीट से, ध्यान से सुनना, खुद ना लड़ें भाई साहब, मोदी जी का कैंडिडेट जो है ना हार जाए, तो जो कैंडिडेट वहाँ पे जो कैंडिडेट वहाँ पे लड़ रहा है वो हार रहा है। ठीक है ना। उससे जितना दर्द होगा उससे ज़्यादा मोदी जी को जो है दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वो कैंडिडेट ना बल्कि मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है ना। कुछ यही कहानी उस टाइम पे हुई थी। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी को खुजली हुई, भाई साहब फिर हुआ कहानी। फिर सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, यहाँ से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने के बाद फिर यहाँ पे एक अध्यक्ष बनाए गए थे, वो बहुत ही डिसेंट पर्सन थे। वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, दैट इज राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक, इस प्रकार से कुछ कहानी थी। आगे यहाँ पे बात की जाए तो जो है जब सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दिया था, ध्यान से सुनना, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का जो प्रस्ताव किसे दिया गया था, तो इस पद का प्रस्ताव जो है ये मतलब प्रस्ताव जिसे दिया फिर उन्हीं को जो अध्यक्ष बना दिया गया था, और ये थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। आगे बात करें, जब सुभाष चंद्र बोस ने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो इस पद का जो है प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के पद के चुनाव में जो पट्टाभी सीतारामैया थे, इनको हरा के अध्यक्ष बने। अभी जस्ट हमने बताया भी था। और सुभाष चंद्र बोस की जीत पर जो गांधी जी ने कहा था कि सीतारामैया की हार मेरी हार। भाई सिंपल है, कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन ये हार जीत वाले जब कंसेप्ट होते हैं ना, तो सच कह रहा है कि पर्सनल लाइफ में ना ईर्ष्या जैसी चीज़ें होती हैं, चाहे कोई मोदी हो या जो है महात्मा गांधी हो, चाहे कोई भी हो। मतलब जब बड़ा नेता है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ठीक है ना। तो गांधी जी को ईर्ष्या हुई, अरे हमारा कैंडिडेट कैसे हार सकता है, अरे वो नहीं, हम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम ये हार बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से हो गया और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो है ना एक अलग से एक नई पार्टी बनाई थी उन्होंने खुद की, इसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना। फिर गांधी जी से मनमुटाव होने के कारण, मनमुटाव नहीं, वही हुआ था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया था। यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, और वो ये है कि 1939 में एक ऐसे आ सकता है, 1939 में अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की सर्वप्रथम जो किस मुसलमान ने अध्यक्षता की थी,
तो ये हैं आपके बदरुद्दीन तैयब। कौन है? बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे मुसलमान जो प्रथम मुसलमान थे वो थे बदरुद्दीन तैयब। इन्होंने जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब थे, और इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 85 में स्थापना हुई थी, 86 में एक पारसी जो है बने थे दादाभाई नौरोजी, और तीसरे थे ये आपके बदरुद्दीन तैयब। ठीक है ना। देखो 1 मिनट में आपको डिटेल में बताता हूँ। 1885 में केवल 85 लिखेंगे। ठीक है, 85, 86, 87 और 1, 2, 3 और 88। ठीक है। प्रथम में कौन थे आपके? हिंदू थे। ठीक है ना। और दूसरे में अध्यक्ष थे आपके पारसी मुसलमान। ठीक है, पारसी मुसलमान पारसी थे, दादाभाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। और तीसरे में थे आपके ये बदरुद्दीन तैयब मुसलमान थे। और चौथे में बने थे आपके अंग्रेज अध्यक्ष। ठीक है, 85, 86, 87, 88। ठीक है। और इसकी ट्रिक क्या है? बम्बई, बी से बम्बई याद कर लो, और क से हो गया कलकत्ता। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो गया ये मद्रास। ठीक है ना। और ई से हो गया इलाहाबाद। ऐसे याद कर लो, जैसे माँ जब कोई डांटती है ना, डांटती है और बोलती है, ठीक है ना, तुम्हें बुरा लगता है, ठीक है, तो तुम बोलते हो बक माई, बक माई। ठीक है, ऐसे याद करो, बक माई। ठीक है, ऐसे ट्रिक याद कर लो आराम से। 85, 86, 87, 88 चारों अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और चारों को डेट याद कर लो, 85, 86, 87, 88। और ये चारों अधिवेशन कहाँ पे हुए थे? तो ऐसे याद कर लो, बक माई, मई नहीं माई। ठीक है ना, बक माई यानी कि बोल माई, और बक माई, बक से आपका बम्बई। आज की डेट में मुंबई है, उस टाइम पे बम्बई था। इसकी भी कहानी है, एक अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ से बम्बई हो गया, क से कलकत्ता हो गया, और मत से हो गया आपका मद्रास। ठीक है ना। और ई से हो गया आपका इलाहाबाद, बक माई। ठीक है। और प्रथम में कौन थे? हिंदू थे, दूसरे में थे पारसी, तीसरे में थे मुसलमान, और चौथे में थे आपके क्या थे? अंग्रेज अध्यक्ष थे। चारों अधिवेशन में अलग अलग थे अध्यक्ष। ठीक है ना। आगे अगर बात करें तो स्वदेशी तथा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा जो अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही थी। ठीक है ना। जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही, और जो है इनके समय के जो अन्य नेता थे उनकी भूमिका क्या रही थी, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात की जा रही है अंग्रेजों से जो आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों के द्वारा उठाई गई जो शपथ के वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे। डैश को आंदोलन कहा जाता है। ठीक है ना। ये कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन। यह वही है, बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है ना, एक आंदोलन हुआ था जिसको स्वदेशी आंदोलन जो है ना का नाम दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का मेन ऑब्जेक्ट था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो भी वस्तुएं भारत में बनाई जाती हैं या व्यापार के रूप में बेची जाती हैं उन सभी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, स्पेशली कपड़ा। अब रीजन क्या है? कपड़ा। देखो बंगाल में यहाँ पर आपका ये वाला रीजन आज की डेट में क्या है? बांग्लादेश है। उस समय तो पूरा भारत ही था और यही रीजन था बंगाल रीजन। ठीक है। और यहाँ पे नीचे समुद्र है, तो जहाँ पानी है आर्द्रता है तो वहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं। और इधर जो है ना ये पूरा रीजन कपास और जूट का बहुत बड़ा व्यापार केंद्र था, बनाया जाता। तो यहाँ पे जो है ना बहुत बड़े लेवल पे कारखाने लगे थे कपड़े के और कपड़े बनाया जाता था। ठीक है। इसीलिए जो विशेष रूप से कपड़े का बहिष्कार किया था। अभी शुरुआत में हमने बोला था कि जो कपड़ों को जलाया गया था, जलाना उचित बताया था महात्मा गांधी ने और जलाना जो अनुचित बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है ना। ये फैक्ट याद कर लेना। इसका सही आंसर होगा स्वदेशी आंदोलन की रणनीति में ब्रिटिश उत्पादों का जो बहिष्कार करना और जो घरेलू उत्पादों और उत्पादन प्रक्रिया का पुनरुत्थान शामिल करना इस रणनीति का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना था तथा जो भारत में बने माल का आधिकारिक प्रयोग करके जो साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। और यह आंदोलन जो है 1905 में प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद में, या यूँ कह सकते हैं बंगाल विभाजन की घोषणा के विरोध में या फिर बाद में। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है ब्रिटिश भारत सरकार ने जो है बंगाल के विभाजन को लागू करने की निर्णय जो कब दिया गया था। तो यहाँ पे डेट जो है ये है
देखो निर्णय दिया था, ये 3-4 डेटें कन्फ्यूजन हो जाती है, यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे आंसर के बारे में। तो उस समय के जो गृह विभाग थे, भारत सरकार ने बंगाल विभाजन को जो है लागू करने का निर्णय लिया गया था और यह घोषणा की गई थी 20 जुलाई 1905 को। कब? 20 जुलाई 1905 को। यद्यपि कुछ स्रोतों में जो है निर्णय की घोषणा 19 जुलाई को भी माना गया है, ठीक है, 20 जुलाई या 19 जुलाई को घोषणा की गई थी। फिर जो है ये बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हो गया था, या यूँ कह सकते हैं कि प्रभावी हो गया था, ठीक है ना। और बंगाल विभाजन के समय जो है भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन था। और UPSSC ने जो संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का आंसर बी माना था। बी का यहाँ पे क्या दे रखा है? ये है 19 जुलाई 1905। तो घोषणा हुई थी आपकी 19 जुलाई 1905 को, ठीक है ना। और जो लागू हुआ था, याद रखना, लागू हुआ था, ये हुआ था लागू आपका 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। और ये आया है प्रश्न 2019 में, ठीक है। आगे देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मकसद नहीं था? ठीक है, अंग्रेज थे, अंग्रेज कोई काम करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव है, ये भी देख लेना कि पॉजिटिव पूछ रहा है क्वेश्चन या नेगेटिव, नहीं है या नहीं है। बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर जो है आपका हमला करना, ठीक है ना, ये रीजन था। और बांटो और शासन करो, ये भी रीजन था, ठीक है। और ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ठीक है ना, तो वो नहीं था। बाकी भाई ब्रिटिश शक्ति उस समय बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, समझ में आ रहा है। ब्रिटिश या यूँ कहें पूरे यूरोपियन कंट्री में ब्रिटिश एकमात्र ऐसा जो है ना देश था, इंग्लैंड एकमात्र ऐसा देश था जिसने पूरे विश्व पे कब्जा किया था, यानी कि पूरे विश्व पे अपनी कॉलोनी स्थापित की थी, या यूँ कह सकते हैं पूरे विश्व के अधिकतर देशों पे अपना कब्जा किया था। यहाँ तक कि देखो आज की डेट में जो सुपर पावरफुल है कौन है? अमेरिका है। अमेरिका को भी अपने कब्जे में लिया था, ठीक है ना, तो खुद देख सकते हो वो कितना पावरफुल रहा होगा, ठीक है। तो जो खुद ही पावरफुल है तो वो उसे क्या ज़रूरत है अपनी पावर दिखाने की, ठीक है ना। उसे तो पता है दुनिया को कि ये पावरफुल व्यक्ति है, ठीक। तो इस प्रकार से शक्ति प्रदर्शन करना रीजन नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पर रीजन था आपका, तो इस देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी शक्ति प्रदर्शन करना। बट जो रीजन क्यों बंगाल विभाजन किया गया था, हिंदू और मुसलमानों को बांटना, ठीक है ना, और हिंदू और मुसलमानों के बीच की जो राष्ट्रीय एकता थी, ठीक है ना, जो दोनों मिलके अंग्रेज़ों को भगाने का, खदेड़ने का जो कार्य कर रहे थे, उनके बीच में एक दरार पैदा हो जाए, ये रीजन था। बंगाली राष्ट्रीयता पर मूल पर जो हमला करना था, बांटो और शासन करो की नीति थी, और सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ठीक है ना। ये बहाना बताया था, लेकिन ऑब्जेक्ट जो मेन रीजन यही था, बांटो और राज करो, और दूसरा जो है इन दोनों को अलग अलग कर दो, अलग अलग होंगे तो वही सिंपल है। देखो पर्सनल लाइफ में भी बात करो, दो दोस्त हों, ठीक है ना, या फिर यूँ मान ले किसी फैमिली में दो भाई हों, ठीक है ना, अब दोनों अगर एक रह रहे हैं तो बाकी तीसरे की हिम्मत नहीं है उन्हें बोलने की, ठीक है ना। अगर उन दोनों को किसी रीजन से अलग अलग कर दिया जाए और तीसरा फिर इससे भी बोलेगा, बोलने का मतलब है इसके अगेंस्ट बोलेगा और इससे भी बोलेगा, ठीक है ना, और इन दोनों के का जो है ना यूज कर सकता है, या यूँ कहें कि इन दोनों का फ़ायदा उठा सकता है, ठीक। तो यही कुछ रीजन था जो है ना बंगाल विभाजन का। आगे यहाँ पे बात की जा रही है, दिए गए विकल्पों में जो है ब्रिटिश राज की शक्ति प्रदर्शन करना जो लॉर्ड कर्जन का मेन ऑब्जेक्ट नहीं था, बाकी जो अन्य सभी ऑब्जेक्ट थे, ठीक है ना। बंगाल विकल्प में बंगाल विभाजन में जो घोषित और जो अघोषित उद्देश्य थे, बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में किया गया था, और इसके फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। ये डेट घोषणा हुई थी 19 जुलाई या 20 जुलाई 1905 को, ठीक है ना, और प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। एक और डेट है वो है आपकी 7 अगस्त 1905 को। तो 7 अगस्त 1905 को जो है ना बंगाल में जो आंदोलन शुरू हो गए थे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से जो किसने बंगाल के विभाजन वही 1905 के विरोध में जो हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था। अच्छा, जैसे बंगाल विभाजन हो गया, ठीक है ना, फिर आंदोलन हुआ, आंदोलन को कोई मतलब एक तरह से नेतृत्व भी तो करेगा। जैसे मान लो ये बकरी जो चराई जा रही हैं, बकरी चराई जा रही हैं ये सारी, तो इन बकरी को चराने के लिए कोई ना कोई तो वो होगा ना, इन्हें इंस्ट्रक्ट करने वाला होता है, ठीक है। तो बकरी चराने वाला जो व्यक्ति होता है, वही इसी प्रकार से जो आंदोलन किया जस्ट लाइक अ बकरी, यानी भीड़ भाड़ किया जस्ट लाइक अ बकरी, ठीक है ना। अगर इनको नेतृत्व करने वाला नहीं होगा तो ये तो कहीं भी चले जाएंगे, ठीक है, हो सके
दूसरे देशों में आंदोलन करने लगे, ठीक है ना, गलत दिशाओं में आंदोलन। तो ये सब क्या था कि इनको नेतृत्व करने वाला कौन था उस समय, और ये व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है, के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय लिया गया था, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई थी, जिसमें जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, और इस दिन को पूरे जो है बंगाल में शोक दिवस को रूप में मनाया गया। कौन सा दिन? 16 अक्टूबर को एक सभा हुई थी, ठीक है ना, और इसी दिन जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। और नेक्स्ट कह रहा है 1911 में, ठीक है ना, 1905 से 6 साल बाद 1911 में जो है बंगाल में एक दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, कलकत्ता में, और जिसके दौरान जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था कुछ शर्तों के आधार पर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने जून 1904 को, कब? जून 1904 को डरबन के बाहर जो है, डरबन ये है आपका साउथ अफ्रीका में, के बाहर डैश बस्ती नामक एक जो है सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की गई थी। तो ये है आपका डरबन फिनिक्स, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित एक जो है प्रथम आश्रम था, और जो है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में एक नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1904 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। देखो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है ना, और इस दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। महात्मा गांधी 1909 में भारत में आए थे, ठीक है, और 1909 से पहले इंडिया में जो कुछ भी हो रहा था, आंदोलन हो रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा, इंडियन लोगों पे जो है ना अत्याचार किया जा रहा था, ठीक है ना, वो सारी की सारी घटनाएं जब हो रही थी उस समय गांधी जी कहाँ पे थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। गांधी जी का यहाँ पे कोई रोल नहीं था, ठीक है। जब 1909 में महात्मा गांधी भारत में आ गए थे, उसके बाद से महात्मा गांधी का यहाँ पे जो है ना आंदोलन में यूँ कह सकते हैं भाग लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी के द्वारा जो है ना दक्षिण अफ्रीका डैश पहुँचे थे। तो दक्षिण अफ्रीका में किस जगह पहुँचे थे? और ये पहुँचे थे आपके डरबन में, ठीक है। और डरबन में क्या स्थापना की थी? अभी ये जस्ट पढ़ा है, फिनिक्स आश्रम की। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। कब की थी? 1904 में, ठीक है ना। ये फैक्ट याद कर लेना जो मैं बाद में बोलता हूँ। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उससे 1 साल पहले 1904 में डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ठीक है। और डरबन कहाँ पे आपका? साउथ अफ्रीका, या यूँ कह सकते हैं दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 24 वर्ष में भाई साहब, उस समय देख रहे हो ना, उस समय विदेश में गए। यहाँ 34 साल यूँ कह सकते हैं कि 35 साल 50 साल पे भी लोग नहीं जा पा रहे। खैर यहाँ पे या यूँ कह सकते हैं कि लोग है ना 30 साल तक जो कि एज तक जो है ना मेहनत कर रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए, और कुछ भी ना मिल रहा। खैर ये सब बातें अलग हैं। 1893 ईस्वी में जो है ना एक गुजराती व्यापारी थे, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे, और ये भाप से चलने वाले जहाज से गए थे जिसका नाम था SS सफारी, और दक्षिण अफ्रीका के डरबन गए थे, ठीक है ना। कब? और 24 साल की उम्र में। और ये ईयर क्या? 1893, ठीक है ना। और ये भी एक 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका जो किस वर्ष में पहुंचे थे? तो अभी जस्ट ही देखा है, ठीक है ना। महात्मा गांधी कब पहुंचे? 1893 में। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। 1893 में 24 साल की उम्र पे डरबन पहुंचे थे दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। और दादा अब्दुल्ला इंडिया के थे, गुजरात के ही थे, ठीक है ना, गुजराती व्यापारी थे। वह दक्षिण अफ्रीका में उस समय व्यापारी थे, ठीक है। और देखो गांधी जी भी गुजराती थे और दादा अब्दुल्ला भी गुजराती थे, ठीक है। हो सकता है इनका कोई फैमिली रिलेशन रहा हो, ठीक है, तभी कोई जाएगा इतना दूर लड़ने के लिए, वैसे दोनों कोई ना जाएगा। खैर आगे यहाँ पे बात की जा रही है, रंग भेद के कारण जो महात्मा गांधी को किस
वर्ष में दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में जो है प्रथम श्रेणी के रेलवे डिब्बे यानी कि फर्स्ट एसी कोच से के रेलवे गड्ढे से जो सामान के सहित बाहर फेंक दिया था। महात्मा गांधी को जो है ना उनके सामान के सहित बाहर निकाल दिया था, ठीक है ना। और जो रेलवे स्टेशन था दक्षिण अफ्रीका का, ये था आपका पीटर्सबर्ग, और कब निकाला था 1893, ठीक है। तो यहाँ देख लो महात्मा गांधी जो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सिंपल है, जिस डेट गए थे, ठीक है, उसी ईयर में इनको रेल से निकाल दिया था। डरबन में एक जो है ना सप्ताह रुकने के बाद जो प्रिटोरिया के लिए रवाना हुए थे। यात्रा के दौरान जो रास्ते में उन्हें अपमानित किया गया था और पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण जो है प्रथम श्रेणी के रेलवे के डिब्बे से उनके सामान सहित उन्हें बाहर फेंक दिया था, यानी निकाल दिया था, ठीक है। देखो दोबारा से याद करो, 1893 में महात्मा गांधी भारत से जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है ना। 24 साल की एज थी, ठीक है ना। दादा अब्दुल्ला का जो मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और दक्षिण अफ्रीका में कहाँ गए थे, डरबन में। और डरबन में जो है ना एक सप्ताह रुके थे। उसके बाद जो प्रिटोरिया के लिए जा रहे थे और उसी जगह एक जैसे ये डरबन है, डरबन से ये मान लो प्रिटोरिया, यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे, काय से रेल से जा रहे, कहाँ किस कोच में बैठे थे, फर्स्ट एसी कोच में बैठे थे, और उन्हें उनके सामान के साथ बाहर फेंक दिया था, ठीक है ना। किसने फेंका था, स्पेशली वहाँ के जो अंग्रेज लोग, वहाँ पे भी तो अंग्रेज थे ना। जिस प्रकार से इंडिया पे कब्जा कर रखा था, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी जो उन्होंने कब्जा कर रखा था, किसने, अंग्रेजों ने। तो वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था। भाई इंडियन बेसिक रूप से तो सांवले होते हैं, ठीक है ना, गेहुआ कलर होता है, और इंडियन होते हैं सॉरी अंग्रेज होते हैं गोरे। तो जिसके चलते इनको भी काला व्यक्ति समझ के या कह सकते हैं मान के महात्मा गांधी को उनके सामान के साथ बाहर फेंक दिया, ठीक है ना। ध्यान से सुन लेना। और इसके साथ महात्मा गांधी ने इसी साल 1893 में ही दक्षिण अफ्रीका के डरबन में एक आश्रम की स्थापना की थी, जिसका नाम था क्या था, फीनिक्स आश्रम। क्या था, फीनिक्स यात्रा। आगे यहाँ पे कह रहा है, और हाँ आगे कह रहा है प्रिटोरिया से के लिए रवाना हुए थे, और स्टेशन का नाम क्या था, ये था आपका पीटर्सबर्ग, ठीक है, रेलवे स्टेशन। सारे फैक्ट को जो मैं बोल रहा हूँ बस आप कान में लीड लगा के ध्यान से सुन लेना। अगर आपने पहले से हिस्ट्री को पढ़ा है तो गारंटीड सारे के सारे फैक्ट रिकॉल होंगे, गारंटीड, ठीक है। और नहीं तो भाई कोई बात नहीं। महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी, ये की थी फरवरी 1919 में। कब की थी, फरवरी 1919 में। महात्मा गांधी ने जो है ना फरवरी 1919 में जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आगे बात करें महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से जो किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और जो वेश्या कहा था, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ कहा था और वेश्या कहा था, उनकी कौन सी पुस्तक थी, ठीक है। तो वो पुस्तक का जो नाम था दैट इज हिंद स्वराज। महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, और जिसमें महात्मा गांधी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को या कह सकते संसद को बांझ और वेश्या कहा था, ठीक है। आगे प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी ने जो निम्नलिखित में से किसे अपनी राजनीतिक गुरु, ये तो सभी को प्रश्न पता है, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है नरम दल के नेता थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था, और महात्मा गांधी ने गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक भी लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है ना, रिटन बाई महात्मा गांधी, ठीक है। ऐसी प्रकार से एक चित्तरंजन दास थे, ठीक है ना, और ये चित्तरंजन दास जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ठीक। सॉरी नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। महात्मा गांधी की आत्मकथा है का नाम जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, और इसके अतिरिक्त जो इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पुस्तक लिखी और यंग इंडिया लिखी, नवजीवन लिखी, आदि समाचार पत्रों का भी जो है प्रकाशन किया था, ठीक है।
आगे प्रश्न कह रहा है कि गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो क्या सत्य नहीं है, क्या सत्य नहीं है। तो जो सत्य नहीं है वो आपका किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, किसी सजा का प्रतिकार न करना, ठीक है ना। बाकी अहिंसा, परमो धर्म, ठीक है ना, परहेज और जो सत्यता, इस पर जो महात्मा गांधी ने अधिक जोर दिया था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में जो है अहिंसा, परहेज और सत्यता, ठीक है, निहित है। किसी सजा का प्रतिकार नहीं किया था और जो है सत्याग्रह के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1917 का डैश जो है सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। क्या? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो ये देखो, यहाँ चंपारण वाली घटना आपकी पता होगा, ठीक है। नील की खेती थी, राजकुमार शुक्ल थे, ध्यान से सुनना, ठीक है। नील की खेती के विरोध में, ठीक है, राजकुमार शुक्ल आए थे इधर लखनऊ में, ठीक है ना। 1916 में जब समझौता हुआ, ठीक है, महात्मा गांधी को बोला था, ठीक है, कि आप चलो वहाँ पे ये सारी जो नील की खेती से संबंधित तिनकटिया कानून लागू था, कहाँ पे? बिहार के चंपारण में, उसे समाप्त कर दो या फिर जो है उस पर कुछ जो है ना अंग्रेज़ों के पक्ष में एक कोई समझौता करा दो, ठीक है ना। ये सारी कहानी है, बाकी यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वर्ष 1917 में, ठीक है ना, बिहार के चंपारण में जो है किसानों के जो है हक के लिए शुरू किया गया एक सत्याग्रह भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आने और जो कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने उन्हें राजी कराया था, या फिर वो महात्मा गांधी के साथ जो है गए थे, ठीक है। देखो, महात्मा गांधी 1909 में भारत में आए, ठीक है, करीब 1-1.5 साल तक भारत में घूमे थे पूरे इंडिया में। उसके बाद 1900 देखो शुरुआत से बताता हूँ मैं। 1916 एक डेट है, ठीक है। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ। इसी समझौता में बिहार से चलकर, आई थिंक साइकिल से चलकर एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। उस अधिवेशन में इन्होंने मतलब एक तरह से सभा में भाग लिया और अपनी समस्या बताई। इन्होंने अपनी समस्या बताई थी कि बिहार के जो है चंपारण जो है ना, पूर्वी चंपारण, आज की डेट में पूर्वी चंपारण में वो पड़ता, और पहले पूरा चंपारण था। आज की डेट में 2 चंपारण हो गए, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण। पूर्वी चंपारण, ठीक है ना। एक चीज़ बताऊँ, पूर्वी चंपारण रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप उतरोगे तो राजकुमार शुक्ल का एक बड़ा सा बोर्ड लगा है एक ट्रेन के आगे, ठीक है ना। वो सारी वहाँ पे हिस्ट्री लिख रखी है इसी आंदोलन से संबंधित। खैर, ठीक है, आए, इन्होंने अपनी समस्या बताई थी, क्या क्या समस्या है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है इन्होंने महात्मा गांधी को राजी कराया था। फिर महात्मा गांधी अगली साल यानी कि 1917 में राजकुमार शुक्ल के साथ गए थे। फिर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में भाग लिया था, ठीक है। ये सारी कहानी है। और यहाँ पे तिनकटिया आंदोलन का विरोध किया गया था। तिनकटिया का मतलब होता है 3 कट्ठा, ठीक है ना। यानी कि जैसे 1 बीघा में कितने 20 कट्ठा होता है, 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। नील की खेती जो है ना भूमि को कहीं ना कहीं बंजर कर देती थी, ठीक है। तो जिसके कारण किसान खेती करना उचित नहीं समझ रहे थे या इच्छुक नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने जबरन करा रहे थे कि भाई करो तुम, ठीक है ना। और नील की खेती से जो है उस समय जो कपड़े रंगे जाते थे, ठीक है ना। और उस समय कपड़े भी क्या थे? सूती थे। इसलिए ये सब 1917 में चंपारण सत्याग्रह में जो है किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपको पता है, बिहार का चंपारण क्षेत्र आज की डेट में पूर्वी चंपारण, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से जो है महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह जो है नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ? तो ये सभी को पता है, चंपारण सत्याग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भी सभी को पता है, महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था।